ब्रह्मांड में हाल की विद्रोही गतिविधियों के कारण गैलेक्टिक एम्पायर के नाम से मशहूर तानाशाही ने नए और भी बदतर कानूनों की घोषणा की है। करों को 5 गुना बढ़ा दिया गया है और विद्रोही गतिविधि की आड़ में त्योहारों जैसी किसी भी स्थानीय परंपरा का उपयोग शाही सहिष्णुता को स्थायी रूप से हटाने का कारण बनेगा। कोई भी आपराधिक कृत्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, श्रेणी एक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और सभी बकाया जुर्माने का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। विभिन्न विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के बाद, जिसमें गार्डों की हत्या करना और साम्राज्य से चोरी करना शामिल था, कैसियन गुप्त रूप से फेरेक्स ग्रह पर अपने गोद लिए हुए परिवार के घर लौट आता है। उसकी मां मारवा ने उसका स्वागत किया, जिसने उसे चेतावनी दी कि यह उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं है क्योंकि साम्राज्य के सैनिक हर जगह हैं। किसी ने उस पर छींटाकशी की है और अब वह एक वांछित व्यक्ति है। कैसियन ने बताया कि उसने अच्छा पैसा कमाया है, इसलिए उन्हें सुबह एक साथ भाग जाना चाहिए। इसके बाद कैसियन छुपकर बिग्स से उसके बचाव यार्ड में मिलने जाता है। हालांकि वह उसे देखकर खुश नहीं है क्योंकि उसकी उपस्थिति खतरे के बराबर है। शहर में हर कोई उन सैनिकों के लिए उसे दोषी ठहराता है जिन्होंने सत्ता संभाली है और बस कुछ ही समय की बात है कि कोई उसे अंदर ले आएगा। वह वादा करता है कि वह सुबह चला जाएगा और उससे एक रहस्यमय खरीदार के बारे में पूछता है जो उससे संपर्क करने वाला था, लेकिन बिक्स को उस व्यक्ति की पहचान नहीं पता। जैसे ही कैसियन सैनिकों से बचने के लिए सावधानी से शहर में घूमता है, उसे कुछ साल पहले का एक दिन याद आता है जब सैनिक सड़कों पर मार्च कर रहे थे। विद्रोहियों के एक समूह ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कैसियन के पिता ने परेशानी से बचने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने पलटकर कैसियन के पिता सहित प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें सजा के तौर पर फांसी पर लटका दिया गया। कुछ और गार्डों से बचने के बाद कैसियन घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मारवा वहां से जाना नहीं चाहता है। वह बताती हैं कि साम्राज्य हर जगह है, इसलिए छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह रुकना और विद्रोह में मदद करना पसंद करेगी। कैसियन सोचती है कि वह पागल है और अकेली चली जाती है। कुछ समय बाद कैसियन नकली नाम कीथ गुर्गो के तहत नियामोस के समुद्र तट रिजॉर्ट दुनिया में रह रहा है। जब भी वह सैर पर निकलता है तो वह क्षेत्र के सभी ड्रोनों और सैनिकों को देखता रहता है, जिससे थोड़ा व्याकुलता दिखाई देती है। एक सुबह एक सैनिक ने इस पर ध्यान दिया और संदिग्ध व्यवहार के बारे में बताया, तो कैसियन ने समझाने की कोशिश की कि वह केवल स्टोर पर जा रहा है। सिपाही उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे जाने से रोकता है, जबकि एक ड्रॉइड कुछ लोगों का पीछा करता है जो इस समय भाग रहे हैं। एक बार जब यह दूसरों के साथ हो जाता है तो ड्रॉइड कैसियन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे दीवार के खिलाफ पकड़ लेता है। कुछ क्षण बाद कैसियन अदालत में है, लेकिन कम से कम वे उसकी वास्तविक पहचान नहीं जानते हैं। उन पर नागरिक व्यवधान, साम्राज्य विरोधी भाषण, साम्राज्य विरोधी गतिविधि के दृश्य से भागने और शाही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। वह इन झूठों का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन न्यायाधीश इसे एक और आरोप के रूप में जोड़ता है और उसे 6 साल की जेल देता है। फिर कैसियन को अन्य कैदियों के साथ उन परिवहनों में चढ़ने के लिए खड़ा किया गया जो उन्हें विभिन्न जेलों में ले जाएंगे। एक बार फिर उसने समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक पर्यटक है, लेकिन सिपाही उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए हथियारों से धमकाते हैं। शटल के अंदर सभी कैदियों को अपने जूते उतारने का आदेश दिया जाता है और उनके हाथों को सीटों से बांध दिया जाता है। आखिरकार वे नारसेना 5 तक पहुंचते हैं, एक ऐसा ग्रह जो ज्यादातर पानी से ढका हुआ है, जहां प्रत्येक इमारत वास्तव में एक विशाल जहाज है। कैदियों को इनमें से एक जहाज पर छोड़ दिया जाता है और वार्डन बताते हैं कि यह एक फैक्ट्री सुविधा है, जिसका अर्थ है कि सभी कैदियों को काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। फिर वह एक बटन दबाता है जिससे हर कोई छटपटाता है और तब तक दर्द करता है जब तक वे गिर नहीं जाते। इससे पता चलता है कि फर्श आदेश पर लोगों को बिजली के झटके से मार सकता है, इसलिए कैदियों को अपने पैर नंगे रखने चाहिए और कर्मचारियों को विशेष जूते पहनने चाहिए। फर्श स्टील से बने हैं और झटके के 3 स्तर हैं। जो उन्होंने अभी अनुभव किया वह केवल स्तर 1 था। जेल की वर्दी दिए जाने के बाद कैसियन को उसके निर्धारित कारखाने के फर्श पर ले जाया जाता है। प्रवेश द्वार पर देरी हो रही है और उसे गार्ड शिफ्ट के सभी विवरण सुनने को मिलते हैं। गार्ड को देखते ही सभी कैदी अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और कैसियन को लिफ्ट से कार्य क्षेत्र में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में 7 स्तर है और कैसियन को स्तर 5 पर दिन की पाली सौंपी गई है। इस इकाई का प्रबंधक लॉयड है, जो कैसियन को रस्सियां दिखाता है। शिफ्ट 12 घंटे लंबी होती है और कैदियों का निरंतर मूल्य
मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए लॉयड कैसियन से कहता है कि अगर वह परेशानी नहीं चाहता है तो वह उन्हें धीमा न करे। कैसियन को काम पर भेजा जाता है और वह अपने टेबल साथियों से मिलता है जो जल्दी से काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वे कुछ समय से एक आदमी को मिस कर रहे हैं, इसलिए वे उत्पादन में पीछे हैं। अचानक यह घोषणा की गई है, इस सेक्टर 5 की उत्पादकता स्वीकार्य नहीं है और लॉयड सभी को जल्दी करने का आदेश देता है और सबसे धीमी तालिका को दंडित करने की धमकी देता है। हर कोई अपनी सारी ऊर्जा लगाकर जितनी जल्दी हो सके काम करना शुरू कर देता है। दिन खत्म होने के बाद कैदियों को फिर से लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है ताकि रात की पाली में आ सके। कैसियन ने देखा कि एक आदमी खिड़की पर सांकेतिक भाषा का उपयोग करके दूसरे क्षेत्र के एक आदमी से बात कर रहा है। इनके समूह को उनके ब्लॉक में ले जाया गया है जहां उसे रोशनी के बारे में पता चला। सफेद ठंडा है, लाल गर्म है। यदि सफेद रोशनी धमकी देता है, हर कोई अपनी सारी ऊर्जा लगाकर जितनी जल्दी हो सके काम करना शुरू कर देता है। दिन खत्म होने के बाद कैदियों को फिर से लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है ताकि रात की पाली में आ सके। कैसियन ने देखा कि एक आदमी खिड़की पर सांकेतिक भाषा का उपयोग करके दूसरे क्षेत्र के एक आदमी से बात कर रहा है। इनके समूह को चमकने लगती है तो इसका मतलब है कि उनके पास अपनी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए कुछ सेकंड हैं। फर्श में सेंसर हैं, इसलिए यदि वे एक सेल में 2 पुरुषों का पता लगाते हैं तो वे तुरंत भून जाते हैं। कैसियन को उसके नए कक्ष में ले जाया गया जिसमें एक दीवार रैक है जिसमें सभी आवश्यक चीजें, पानी, रात की रोशनी, शेवर, चम्मच के साथ प्लेट और एक शौचालय है जो बाहर आता है। भोजन एक ट्यूब से आता है और वह जितना चाहे उतना खा सकता है क्योंकि गार्ड उन्हें स्वस्थ और ईंधन पसंद करते हैं। जो फैक्ट्री टीम दिन की उत्पादकता संख्या जीतती है उसे अधिक स्वाद मिलता है और जो पूरी टीम हार जाती है वह खराब हो जाती है। प्रत्येक सेल पर एक स्क्रीन भी है जो गिनती है कि प्रत्येक कैदी ने कितने दिन छोड़े हैं। एक आदमी कैसियन से पूछता है कि उसने क्या किया और जब कैसियन कुछ नहीं कहता तो वह आश्चर्यचकित नहीं होता और बताता है कि उन्होंने हाल ही में नए कानून के तहत सभी की सजा दोगुनी कर दी है। कैदी विद्रोहियों के साथ स्थिति की सभी खबरों पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैसियन दिखावा करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। एक आदमी कैसियन से कहता है कि वह संख्या को न देखें क्योंकि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक साम्राज्य को दासों की जरूरत है तब तक वे जेल में रहेंगे। लोए ने उसे रोका, जो उसे दीवार के खिलाफ धक्का देकर चुप करा देता है। उस क्षण अलार्म लाल फर्श की घोषणा करता है और हर कोई तले जाने से पहले अपनी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। लाइटें पूरी रात लाल रहती हैं और सुबह चौड़ी हो जाती हैं। 30 दिन बाद कैसियन को जेल की दिनचर्या की आदत हो गई। वह ट्यूब से घृणित भोजन खाता है, दीवार से जुड़े टूथब्रश से अपने दांत ब्रश करता है और सामुदायिक स्नान में अपने समूह के साथ शामिल होता है। कैदियों को ताजे कपड़े देने से पहले स्वचालित भाप से धुलाई की जाती है। फिर कैदियों को 12 घंटे तक काम पर लगाया जाता है और अगर कोई 1 सेकंड के लिए भी काम धीमा कर देता है तो लुई उन्हें इसके लिए बुलाता है। उस रात कैसी और उसकी नींद एक भयानक आवाज से खुली। पता चला कि एक कैदी ने लाल फर्श पर कूदकर आत्महत्या कर ली। सहानुभूति दिखाने के बजाय अन्य कैदी गंध के बारे में शिकायत करते हैं और यह उत्पादकता को कैसे प्रभावित करेगा। फॉरेक्स पर बिक्स और एक दोस्त मारवा की देखभाल कर रहे हैं जो बहुत बीमार हो गई है। बिक्स एक मरम्मत की दुकान के पीछे एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता है और कैसी और उसकी बीमार मां के बारे में एक संदेश भेजने की कोशिश करने के लिए एक अवैध रेडियो ट्रांसमीटर को सक्रिय करता है। विद्रोही नेटवर्क ने उसका संदेश उठाया और नेता ने सुरक्षा कारणों से बिक्स की लाइन बंद कर दी। अगले दिन बिक्स यह जानकर भयभीत हो जाता है कि सैनिकों ने मरम्मत की दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और वह रेडियो का उपयोग करने के लिए दोषी महसूस करता है। कप्तान उसे भीड़ में देखता है और उसका नाम पुकारता है, इसलिए बिक्स तुरंत जितनी जल्दी हो सके भाग जाता है। दुर्भाग्य से गार्ड जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी पकड़ लिया जाता है। फिर उसे पूछताछ के लिए लेफ्टिनेंट मिरो के पास ले जाया गया। यदि वह सहयोग नहीं करती है तो मिरो उसे पीड़ा पहुंचाने की धमकी देता है और कैसी और रहस्यमय खरीदार के बारे में पूछना शुरू कर देता है। जब बिक्स बताता है कि मिरो उसके किसी भी उत्तर पर विश्वास नहीं करेगी तो मिरो यातना को अधिकृत करती है। बिक्स को कुर्सी से बांध दिया जाता है, इससे पहले कि डॉक्टर उस पर हेडसेट लगाता है जिससे वह चिल्लाने लगती है और असहनीय दर्द होता है। घंटों की यातना के बाद मिरो ने फिर से पूछताछ शुरू की। काम पूरा करने के बाद वह गार्डों से बिक्स को गवाह के रूप में जीवित रखने के लिए कहती है।
लेकिन वे मरम्मत की दुकान के मालिक को फांसी दे सकते हैं। जेल में कैसी और उसकी टीम ने एक घायल हाथ के रूप में एक मचान बनाया और मुश्किल से काम कर सकता था, इसलिए कैसी और उसकी नौकरी संभालती है। लॉयड कैसी को तेजी से सोचने के लिए बधाई देता है और घोषणा करता है कि एक मचान जल्द ही घर जाएगा, क्योंकि उसकी सजा में कुछ ही दिन बचे हैं। बाद में कैसी अपने बाथरूम से छुट्टी लेती है और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह एक पैनल हटाता है और एक पाइप दाखिल करना शुरू कर देता है। उसी समय एक नए कैदी के आगमन की घोषणा की जाती है और कैसी स्थिति में आने के लिए वापस भाग जाती है। फिर वह और बर्नौक गार्डों की गतिविधियों को जानने के लिए बारीकी से देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वे कई दिनों से भागने की योजना बना रहे हैं। नए आदमी को हटा दिए जाने के बाद कैदी एक मचान में काम करना जारी रखते हैं और इस बात की परवाह किए बिना कि वह कैसा महसूस कर रहा है, कड़ी मेहनत और तेजी से काम करते रहते हैं। शिफ्ट खत्म होने के बाद वापस जाने के लिए लाइन सामान्य से धीमी है। खिड़की पर हाथ के संकेतों का उपयोग करके उन्हें पता चलता है कि लेवल 2 में कुछ चल रहा है। अचानक बिजली चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस आ जाती है। लॉयड ने उन्हें सूचित किया कि एक आदमी लापता है, इसलिए गिनती के लिए लाइनों में देरी हो रही है। अलार्म बजना शुरू हो जाता है और कैदी बता सकते हैं कि लेवल 2 में स्थिति खराब हो रही है, लेकिन लॉयड उन्हें अब खिड़की पर हस्ताक्षर करने नहीं देता है। फिर एक आवाज ने घोषणा की कि वे चाहते हैं कि आज रात हर कोई ठीक से व्यवहार करे, अन्यथा वे बिना किसी चेतावनी के फ्लोर को सक्रिय कर देंगे। एक बार जब वे अपनी कोशिकाओं में वापस आ गए तो कैसी ने नए कैदी से पूछा कि क्या उसने कभी भागने के बारे में सोचा है, लेकिन लॉयड ने उसे जवाब नहीं देने दिया। कैसी और अन्य मंजिलों पर गार्डों के बारे में लॉयड से जानकारी प्राप्त करने की भी कोशिश करता है। हालांकि लॉयड जवाब देने से इनकार कर देता है और सोने जाने से पहले कैसी और उसके पागल विचारों के बारे में चेतावनी देता है। निराश कैसी चिल्लाती है कि कोई नहीं सुन रहा है। अगली सुबह शिफ्ट बदलने के दौरान रात की टीम कैसी और उसके समूह को बताती है कि लेवल 2 पर 100 कैदियों को भून दिया गया था। ओलाफ को सुनने में परेशानी होती है और वह पूछता है कि लेवल 2 टीम को क्या हुआ, तो नया लड़का उसे बताता है कि उन्हें आजाद कर दिया गया है। ऐसी अभद्र टिप्पणी के लिए लॉयड ने उसे घूंसा मारा, लेकिन कैसी ने बात बढ़ने से पहले ही उसे रोक दिया और उसे याद दिलाया कि वह दिखावा करे कि वे कुछ भी नहीं जानते हैं, अन्यथा गार्ड अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर देंगे। तब लॉयड सभी को बताता है कि लेवल 2 की मौतें एक अफवाह हैं और उन्होंने कुछ नहीं सुना। अपनी शिफ्ट के दौरान ओलाफ में थकावट के लक्षण दिखाई देते हैं और उसे बने रहने में परेशानी होती है। दिन के अंत में ओलाफ मुश्किल से खड़ा हो सकता है, इसलिए कैसी और अन्य लोगों को उसे गार्डों से बचाना होगा। मचान की स्थिति के बावजूद दूसरी टेबल ने उनसे कम काम किया ताकि कैसी और उनकी टीम को परेशानी न हो। अपनी कोशिकाओं के रास्ते में ओलाफ अंततः गिर जाता है। लॉयड नाइट शिफ्ट मैनेजर से एक डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है और ओलाफ को वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि घर जाने से पहले उसकी कुछ ही शिफ्टें बची हैं। जल्द ही एक चिकित्सक आता है और एक त्वरित नजर के बाद वह घोषणा करता है कि कुछ भी नहीं किया जाना है, क्योंकि ओलाफ को भारी स्ट्रोक हुआ था। इंजेक्शन तैयार करते समय डॉक्टर कहते हैं कि एक हफ्ते में हर कोई इस तरह शांतिपूर्ण मौत की भीख मांगेगा और लॉयड को अपने लोगों को लाइन में रखने की सलाह देता है। ओलाफ को इच्छा मृत्यु का इंजेक्शन दिया जाता है और वह बिना दर्द के मर जाता है। गार्ड ट्रॉली में एक बैग लेने के लिए चला जाता है, इसलिए डॉक्टर इस अवसर का उपयोग यह समझाने के लिए करता है कि एक व्यक्ति जिसे लेवल 4 से छोड़ा गया था वह अगले दिन वापस आ गया। जब लेवल 2 के कैदियों को इस बात का पता चला तो सभी की हत्या कर दी गई। कैसी और लॉयड को एहसास है कि कोई भी इस जेल को कभी नहीं छोड़ेगा। जब उन्हें उनकी कोशिकाओं में वापस भेज दिया जाता है तो लॉयड अंततः कैसी को बताता है कि प्रत्येक स्तर पर 12 से अधिक गार्ड नहीं है। कैसी और कहती है कि उन्हें कल जाने की जरूरत है, क्योंकि गार्डों को किसी बात का डर होगा अगर उन्होंने उन्हें चुप कराने के लिए 100 लोगों को मार डाला। अफवाहें फैल जाएंगी और जल्द ही सभी को पता चल जाएगा, इसलिए सुरक्षा मजबूत करने से पहले उन्हें वहां से जाना होगा। लॉयड को नहीं लगता कि कैसी और उसकी योजना काफी अच्छी है, इसलिए कैसी और उसे हिलाते हैं और बताते हैं कि वे ओलाफ की जगह लेने के लिए एक नया लड़का लाएंगे, जिसका मतलब है कि यह हमला करने का सही समय होगा। एक बार जब वे अपनी कोशिकाओं में वापस आ जाते हैं, कैसी सभी को बताता है कि उसने डॉक्टर से क्या सीखा है और लॉयड अंततः चिल्लाता है कि कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। वह सभी को इसके बारे में सोचने के लिए कहकर बिस्तर पर भेज देता है। अगली सुबह लॉयड सभी को यह समझाने के लिए एक प्रेरणादायक भाषण देता है कि उन्हें एक साथ काम करके बचना चाहिए। फैक्ट्री के रास्ते में इंटरकॉम ने घोषणा की कि अगली सूचना तक सभी शिफ्ट परिवर्तन चुप रहेंगे।
अगले कुछ घंटों तक हर कोई काम करता है और अपने सर्वोत्तम व्यवहार में रहता है। जब कैसी अंततः एक खुला स्थान देखता है तो वह अपनी मेज छोड़ देता है और एक टीम का साथी सावधानी से उसे एक रिंच देता है जिसे वह अपनी आस्तीन में छिपा लेता है। बर्नॉक भी अपनी मेज छोड़ देता है और स्थिति में आ जाता है, जबकि गार्ड घोषणा करते हैं कि नया आदमी आ रहा है और कैदी खुद को हथियारों से लैस करने के लिए मशीन के हिस्से या उपकरण इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कैसियन बाथरूम में जाता है और पाइप को फिर से भरना शुरू कर देता है, जिससे रिंच की मदद से और अधिक नुकसान होता है। काफी ताकत लगाने के बाद आखिरकार पाइप फट जाता है और पानी बाहर निकलने लगता है। फिर वह नए कैदी के आने के ठीक समय पर वापस कारखाने की ओर भागता है। जैसे ही पानी कमरे तक पहुंचने लगता है, गार्ड लिफ्ट चालू कर देते हैं और कैदी अपनी योजना शुरू कर देते हैं। दो लोग बहस करने का नाटक करते हैं जो वास्तविक लड़ाई में बदल जाती है, और जब गार्ड उन्हें देखकर विचलित हो जाते हैं तो कैसियन लिफ्ट को जाम करने के लिए उसमें रिंच डाल देता है। इसके बाद कैदी भाप पैदा करने वाली एक पतली ट्यूब को बाहर निकालने के लिए एक मशीन को तोड़ता है। जैसे ही लिफ्ट का गार्ड नए आदमी को पकड़ता है, बर्नॉक प्लेटफॉर्म पर कूदता है और अपने पूरे वजन का उपयोग करके उसे खींचता है, जिससे वह टूट जाता है। गार्ड गिर जाता है और अपना टैसर गिरा देता है, जिसे नया कैदी अपना बदला लेने के लिए पकड़ लेता है। गार्ड के नीचे जाने के बाद एक अन्य अधिकारी एक त्वरित शॉट के साथ नए आदमी को नीचे लाता है। सभी अधिकारी गोली चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि लॉयड कैदियों को हमला करने का आदेश देता है और वे गार्डों पर चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। अभी भी गोलियां चल रही हैं और कुछ कैदियों को नीचे लाया गया है। बर्नॉक चढ़ते रहने की कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि उसे गोली मार दी जाती है, इसलिए कैसियन ने कमान संभाल ली है। अंततः गार्ड फर्श को सक्रिय करने के लिए प्रक्षेप्य से थक जाते हैं। कैदी तुरंत मेज पर कूद पड़ते हैं, लेकिन कुछ जो तेज नहीं होते वे फिर भी बिजली की चपेट में आ जाते हैं। फर्श की बिजली पानी के साथ संपर्क बनाती है और एक शॉर्ट सर्किट को ट्रिगर करती है, जो स्तर 5 पर बिजली बंद कर देती है। अब जब बिजली का फर्श अक्षम हो गया है तो कैदी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और लॉयड विद्रोह का नेतृत्व करता है। गार्डों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे अराजकता के बीच और अधिक कैदी गिर पड़े। कैसियन चढ़ना जारी रखता है और अंत में एक गार्ड तक पहुंचता है, इसीलिए वह उसे गिरा देता है और उसे नीचे गिराने के लिए मुक्का मारता है। फिर वह दूसरे गार्ड को गोली मारने के लिए उस आदमी की बंदूक का उपयोग करता है। अब लॉयड और बाकी कैदी भी चढ़ सकते हैं, जबकि कैसियन नियंत्रण कक्ष के गार्ड को मार देता है। इस बीच अन्य स्तरों पर मशीनों से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। जल्द ही कैदी हथियार कोठरी में पहुंच जाते हैं और सभी हथियार बंद हो जाते हैं। जब अधिक गार्ड आते हैं तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती है। नियंत्रण पैनल और अन्य स्तर भी पानी के मुद्दों के बारे में चेतावनी देना शुरू कर देते हैं और अधिक अधिकारियों को जांच के लिए भेजा जाता है। स्तर 5 के लोग सुविधा क्षेत्र में फैलना शुरू कर देते हैं और अन्य कैदियों को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाते हुए अधिक गार्डों को मारना शुरू कर देते हैं। लिफ्ट सक्रिय हो गई है और जल्द ही अधिक लोग विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। क्वार्टरों में गोलीबारी होती है, लेकिन गार्ड चाहे कितने भी कैदियों को मारने में कामयाब हो जाएं, दर्जनों अन्य लोग लड़ने के लिए अपने कार्यस्थल छोड़ देते हैं। जबकि लॉयड और कैसियन ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेवल 5 को अलग करने के लिए उलटी गिनती की घोषणा की जाती है। हालांकि दोनों कमांड सेंटर तक पहुंचते हैं और एक अधिकारी को मार देते हैं क्योंकि वे उलटी गिनती बंद करने की मांग करते हैं। एक बार ऐसा हो जाने पर दोनों अधिकारियों को बिजली बंद करने के लिए भी मजबूर करते हैं। हाइड्रो जनरेटर बंद कर दिए जाते हैं और बैकअप जनरेटर चालू होने से पहले पूरी जेल में बिजली चली जाती है। इसके बाद कैसियन दोनों अधिकारियों को दीवार के सामने रखता है, जबकि लॉयड माइक्रोफोन का उपयोग करके सभी स्तरों को सूचित करता है कि क्या हो रहा है और प्रत्येक कैदी से अब भागने का आग्रह करता है। मंजिलें निष्क्रिय हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि लेवल 2 को खत्म कर दिया गया था और उनका यहां कोई भविष्य नहीं है, इसलिए भागने की कोशिश में मरना अभी भी एक बेहतर अंत है। जल्द ही हर स्तर पर दंगा होने लगता है और कैदी इधर उधर भागते हैं और हथियार इकट्ठा करते हुए एक रास्ता निकालने का नारा लगाते हैं। यह महसूस करते हुए कि उनकी संख्या बहुत अधिक है, बचे हुए गार्ड एक बंकर में छिपे रहते हैं। कैदी सभी क्वार्टरों से होते हुए सीढ़ियों तक दौड़ते हैं जब तक कि वे अंततः सुविधा के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाते। लॉयड को छोड़कर हर कोई पानी में कूदना शुरू कर देता है, जो स्वीकार करता है कि उसे तैरना नहीं आता। इससे पहले कि कैसियन उसकी मदद कर सके, उत्तेजित भीड़ ने उसे नीचे धकेल दिया। कुछ घंटों बाद कैसियन और एक अन्य कैदी जमीन पर पहुंच गए और 3 चंद्रमाओं की रोशनी में भाग रहे हैं।
सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।